नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के छठे और सातवें मरहले में 111 सीटों के लिए पोलिंग होनी है। यानी कल 3 मार्च और आखिरी मरहला 7 मार्च को होगा। उत्तर प्रदेश का असेंबली इलेक्शन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। 292 असेंबली हलकों के लिए पोलिंग पहले ही पुरअमन तरीके से हो चुकी है और बाकी 111 हलकों में छठे और सातवें मरहले में पोलिंग होगी। यूपी इलेक्शन के छठे मरहले की 57 असेंबली सीटों के लिए 676 उम्मीदवार मैदान में है। वहीं आखिरी मरहले में 54 हलकों के लिए पोलिंग होगी और आखिरी मरहले के आजमगढ़, मऊ और जौनपुर अजला एसपी के गढ़ रहे हैं, जबकि बाकी अजला बीजेपी और उसकी हलीफ अपना दल के गढ़ रहे हैं। सियासी पंडितों की माने तो छठा और सातवां मरहला काफी हसास है। इन दोनों मराहिल से जीत और हार तय होनी है। और सबसे खास बात कि छठे और सातवें मरहले में सभी पार्टियों के करीब 85% उम्मीदवारों के दामन दागदार हैं। और रही बात मुद्दों की, पहले मरहले से लेकर 5वें मरहले तक एक दूसरे पर इल्जाम जवाबी इल्जाम तो चलता रहा, लेकिन मुद्दों की पर भी बात हुई। बीजेपी ने अपने काम बताए तो वहीं बीजेपी के किए हुए कामों पर अपोजिशन ने सवाल खड़े किए। लेकिन आखिर मरहले में यानी 5 मरहलों के बाद छठे और सातवें मरहले के लिए अब मुद्दे भी बदल रहे हैं। अब बीजेपी अपने वो काम बता रही है जो शुरुआत में उसने जिक्र नहीं किया। अब बाकायदा धड़ल्ले से यह कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जो वादे किए थे उसने पूरे कर दिए। कल की अगर हम बात करें, छठे मरहले के लिए जब आखिरी मुहिम थी, छठे मरहले की आखिरी मुहिम जो कल इख्तिताम को पहुंची, तो बड़े बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने साफ तौर पर 3 तलाक, राम मंदिर, 370 ऐसे मुद्दों को खासकर उठाया गया है। और आइए इस पूरे मामले पर बात करेंगे। आज हमारे साथ होंगे ऋषि मिश्रा जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ 2 हमारे नुमाइंदे भी जुड़ चुके हैं, राम गोपाल द्विवेदी जो कि गोरखपुर से हैं और उमा शंकर भट्ट जो कि देवरिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं पहले राम गोपाल द्विवेदी के पास जाऊंगा। राम गोपाल, जिस तरह से 5 मरहले हो चुके हैं, 5 फेज हो चुके हैं, 2 बचे हैं, कल का फेज कितना अहम है और इसे कैसे देखा जा रहा है? आपने अब तक जिन जिन इलाकों का दौरा किया, देखा है, क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा? बिल्कुल, ये जो छठे चरण का चुनाव है ये बेहद महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है, सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए भी है क्योंकि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। अगर बीजेपी के संगठन की दृष्टि से देखें तो बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश को 6 अपने संगठन में बांटा है, उसमें गोरखपुर क्षेत्र भी है। गोरखपुर क्षेत्र में गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल आते हैं। आजमगढ़ मंडल के 2 जिले तो नहीं, आजमगढ़ और मऊ, लेकिन बलिया में चुनाव हो रहा है। तो पिछली बार इन मंडलों में बीजेपी ने करीब 62 विधानसभा सीटों में से 46 पे कब्जा किया था और इस बार इनका यह दावा है कि हम 55+ पे कब्जा करेंगे। लेकिन दावे राजनीतिक दलों के हैं। अब यह है कि इसमें अग्नि परीक्षा बीजेपी की है, मुख्यमंत्री की है कि उनके घर में है, उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में ये चुनाव होने जा रहा है और यहां से बीजेपी एक बड़ी लीड लेने की कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी पे। अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर शहर सीट पे बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रत्याशी बनाया है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से एक बड़ी लीड लेने की कोशिश कर रहे हैं कि एक इतनी बड़ी विक्ट्री की जाए जिससे एक इतिहास बने, और इसीलिए इनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं। दूसरी एक सीट है यहाँ की चिल्लू पार, जहां पे पंडित हरशंकर तिवारी का 1985 से लेकर 2007 तक कब्जा रहा। लेकिन 2007 में एक पत्रकार उठते हैं और स्थानीय मुद्दों पे हरशंकर तिवारी को मात दे देते हैं और 7 और 12 में वो मात खा जाते हैं। लेकिन 2017 में एक बार फिर से वो सीट जो है हरशंकर तिवारी के परिवार के पास आती है। लेकिन इस बार दोनों प्रत्याशी पाला बदले हुए हैं। जो 2007 में बसपा से जीते थे वो इस बार भाजपा से चुनावी मैदान में है और हरशंकर तिवारी का जो परिवार है, जो विनय शंकर तिवारी विधायक हैं, वो पिछली बार बसपा से जीते थे, इस बार सपा से चुनावी मैदान में है।
इसी तरीके से तीसरी एक सीट है खजनी। खजनी में मौजूदा विधायक का टिकट काट दिया गया है और बीजेपी ने वहां हैवी वेट प्रत्याशी उतारा है श्री राम चौहान, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मौजूदा सरकार में योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं और वो धनघटा, संत कबीर नगर की धनघटा से वो विधायक हैं। ठीक, तो इस तरीके से वो है। काफी फेरबदल हुआ है, काफी फेरबदल हुआ है। इस बार भी बीजेपी ने काफी फेरबदल किया है और जिस तरह से पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं वो भी बड़ा दिलचस्प है। हमारे साथ उमाशंकर भट्ट हैं देवरिया से। उमाशंकर, जिस तरह से रामगोपाल ने कई चीजें बता दी कि बड़ा अहम मसला है ये 6 और 7वें मरहले की हम बात करेंगे, तो आपको क्या लगता है 5 मरहलों का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, और अब जो कल चुनाव होना है 6ठे मरहले के लिए वो उसे आप कैसे देख रहे हैं? और लोगों से जब बातचीत हुई, क्योंकि तब्दीली की बात हो रही है, लहर किसी की नहीं है, तो जनता में क्या कुछ देखने को मिला? मुद्दों की लड़ाई है या फिर जात पात का भी मसला देखने को मिला? बात ये है कि अभी जैसे कि हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी बता रहे थे कि जो ये पूर्वांचल का इलाका है वो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक गढ़ माना जाता है। अगर हम देवरिया की बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में देवरिया जनपद में कुछ 7 विधानसभा सीटें ने, जिसमें 6 पे बीजेपी का कब्जा रहा। वहीं भाटपारानी विधानसभा सीट पे समाजवादी पार्टी के डॉक्टर आशुतोष कुमार विजयी रहे। हालांकि जो भाटपारानी सीट मानी जाती है वो लगातार उस सीट पर 2 बार समाजवादी पार्टी के डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय कब्जा किए हुए हैं। इसके पहले भी वो वहां के उनके पिताजी स्वर्गीय कामेश्वर सिंह कब्जा जमाए हुए हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ये जरूर कोशिश करेगी कि भाटपारानी सीट जो उनके हाथ से निकल जा रही है बार बार, उसको कब्जा करे। अगर हम देवरिया सदर की बात करें तो देवरिया सदर को वीवीआईपी सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जाने माने पत्रकार सलमणि त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं, जो यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार हैं। लेकिन उनको चित देने के लिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे स्वर्गीय जन्मेजय सिंह के पुत्र अजय प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक दिलचस्प मुकाबला हम लोग को देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो पथरदेवा विधानसभा सीट में भी मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि एक वर्तमान कैबिनेट मंत्री अगर चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं तो एक पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि दोनों ने एक साथ पढ़ाई की है, राजनीति भी एक साथ शुरू की है, छात्र संघ की राजनीति भी एक साथ की है। लेकिन किसी ने समाजवाद का झंडा अगर बुलंद किया है तो किसी ने भारतीय जनता पार्टी के झंडा बुलंद करके इस पथरदेवा विधानसभा सीट में मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी खासियत ये बात है कि स्वर्गीय साकिर अली के पुत्र जो है परवेज अहमद, वो लगातार समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर उनका टिकट उनको नहीं मिला तो वह बसपा में शामिल हो गए और पथरदेवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इनको ये भी पता है कि समाजवादी पार्टी को कैसे चित करना है, या ये बात कहें कि जो घर का भेदिया है वो परवेज अहमद यहाँ पे हो सकते हैं बसपा से। अगर हम तीसरी बात करें रुद्रपुर विधानसभा सीट से, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद यहाँ पे सिटिंग एमएलए हैं और एक बार फिर वो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनके विपक्ष में एक समाजवादी पार्टी ने रामभुआल निषाद को उतारा है, तो निषाद से लड़ाने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन उसी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कद्दावर विधायक रहे चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा वहां से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व बरहज के विधायक रहे सुरेश तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं बसपा से। लेकिन यहाँ पर भी रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रवक्ता रहे अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक दिलचस्प मुकाबला रुद्रपुर विधानसभा में देखा जा रहा है। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो देवरिया जनपद की 7 विधानसभा सीट है वहां पे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सियासत की निगाह है वो देवरिया सदर, पथरदेवा विधानसभा के अलावा रुद्रपुर विधानसभा सीट पे जरूर लगी है। कल इनके भाग्य का फैसला होना है। कल ईवीएम 3 मार्च है और कल वोटिंग यहाँ पे कल आवाम जो है फैसला करेंगे 6ठे मरहले के उन तमाम उम्मीदवारों का जिन्हें लगता है कि जीत हमारी है। हर कोई पार्टी यही कह रही कि जीत हमारी होगी। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया था 4थे मरहले के बाद कि हम निकल चुके हैं आगे, अब आगे जो होगा वो बोनस होगा। हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। ऋषि मिश्रा जी, मैं आपके पास इसलिए देर से आया हूं कि ये हमारे दोनों जो नुमाइंदे हैं, रिपोर्टर हैं, इन्होंने जमीन से जुड़ी वो तमाम चीजें जो देखी है वो अब तक सामने रखी है।
सर मैं ये जानना चाहता हूं कि सियासी पंडित ये कहते हैं कि ये जो दो मरहले हैं, दो फेज हैं, छठा और सातवां, इसमें करो या मरो वाली पॉलिसी है, इसमें मुद्दे भी बदल रहे हैं। कैसे देखते हैं इन आखिरी दो मरहलों में जो कल तक की कैंपेनिंग हुई है, जो बातें सामने आ रही हैं, जो एक दूसरे पर इल्जाम जवाबी इल्जाम लग रहा है, दो मरहलों में पूरी तरह से एक दूसरे पर वार करते नजर आ रहे हैं नेता सभी पार्टियों के। ऋषि मिश्रा जी, लिए ये कहावत सही एक कहावत है कि जिस पार्टी ने जातीय कॉम्बिनेशन, सामाजिक कॉम्बिनेशन को साध लिया, वो पूर्वांचल को आराम से जीत जाता है। और 2017 में भी आपने देखा, 2012 में भी देखा जी, और 2007 में भी आपने देखा। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने, और पूर्वांचल की यदि जातीय समीकरण को देखे, यदि कास्ट इक्वेशन को देखे जी, तो 22 से 25% दलित हैं। जिन दो फेजों में चुनाव हो रहे हैं, कल जहां 57 सीटों पे हो रही है, उसके बाद जो लास्ट फेज में 54 सीटों पे हो रही है जी, आप इस दोनों फेज में देखें तो दलित मतदाता एक निर्णायक भूमिका में है। दूसरा जो बड़ा वर्ग है ओबीसी का है जी, उसमें सबसे ज्यादा अधिक यादव है, उसके बाद है निषाद है, नूनिया है, राजभर है, कुर्मी है। इनका भी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज जो है, ये पूर्वांचल जो है, पूर्वांचल को ओवरऑल ब्राह्मण बेल्ट माना जाता है जी, और ब्राह्मण अच्छे खासे संख्या में पूर्वांचल में है। तीसरा जो है, चौथा जो है मुसलमान कहीं कहीं कुछ कंस्टिट्यूंसी में देखे, संत कबीर नगर देखे, देवरिया देखे, तो वहां करीब 25% से ऊपर मुसलमान है। जी, तो चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी गठबंधन हो, यदि जातीय समीकरण को साधने में सफल हो जाते हैं, जैसे आप देख लीजिए मायावती जी का अम्बेडकर नगर में, मायावती जी जो 3 सीटें अम्बेडकर नगर में से मायावती जी को मिला था, सबसे ज्यादा दलित समुदाय, और दलितों में सबसे ज्यादा जाटव समुदाय अम्बेडकर नगर से आते हैं। तो सवाल उठता है कि जो मायावती जी का कोर वोट बैंक है, क्या जाटव मायावती जी के साथ कंटिन्यू करते हैं, या जाटव जो मतदाता है उसमें समाजवादी पार्टी या बीजेपी से लगाने में कितने सफल होते हैं। गैर जाटव दलित है, वो किसके साथ जाते हैं। गैर यादव ओबीसी है। पिछले बार 2017 में जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को वोट दिलाया था, अनुप्रिया पटेल ने कुर्मी मतदाताओं का वोट दिलाया था, इस बार कृष्णा पटेल और ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से कितना वोट तोड़ के समाजवादी पार्टी में ला पाते हैं। जी बिल्कुल। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो है गोरखपुर को लेकर है, और आपके जो रिपोर्टर है मैं उससे थोड़ा मत भिन्नता रखता हूँ। गोरखपुर में 2017 में बीजेपी 9 में से 8 सीट जीत के आई थी जी, और इस बार मेरा जो आकलन है, मेरा जो ग्राउंड रिपोर्ट है जी, यदि बीजेपी को काफी कठिन चुनौती मिल रही है गोरखपुर में। यदि गोरखपुर सदर को छोड़ दें, यानी मुख्यमंत्री वाली सीट को छोड़ दें, बाकी सीटों में काफी चुनौती मिल रही है। इसका कारण है कि संजय निषाद जो निषाद पार्टी के नेता हैं, उनको 16 सीट दी गई, जिसमें 6 सीट बीजेपी के सिंबल पे वो लड़ रहे हैं, 10 सीट अपने सिंबल पर लड़ रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए, इनका मिसमैनेजमेंट देखिए, निषादों की पार्टी होने के बावजूद सिर्फ इन्होंने 3 से 4 सीटें सिर्फ निषाद समुदाय को दिया है, और वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में 10 निषादों को टिकट दिया है। इसका बड़ा इम्पैक्ट मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से बीजेपी को उम्मीद था कि निषाद समुदाय का वोट जो है बीजेपी को मिलेगा, उसमें मुझे लगता है कि अखिलेश यादव कहीं न कहीं सेंध लगाते हुए सफल होते दिख रहे हैं। जी। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है, मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूं, 2017 में बीजेपी गोरखपुर सदर जो है 60,000 के बड़े मार्जिन से चुनाव जीती थी। सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्या 60,000 के जो मार्जिन जो पिछला रिकॉर्ड था उसको एक्सीड करते हैं या उससे कम मार्जिन से योगी आदित्यनाथ जीतते हैं? यदि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पिछले रिकॉर्ड जो 9 में से 8 सीटें बीजेपी जीती थी, यदि 7-6 भी नहीं जिता के ले जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ के क्रेडिबिलिटी पे सवाल जरूर उठेगा। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ रोहन रामगोपाल द्विवेदी, जैसा कि रवि मिश्रा जी कह रहे हैं कि इस बार गोरखपुर में ऋषि मिश्रा, हाँ माफ कीजिए, ऋषि मिश्रा जी ने जैसा कि कहा कि रामगोपाल, जैसा कि आप सुन रहे हैं ऋषि मिश्रा को, गोरखपुर पर इस वक्त सबकी नजर है। आपने देखा भी होगा, अखिलेश यादव ने कई बार यह कहा है कि मुख्यमंत्री को वापस भेज दिया गया, वो लड़ना कहीं और चाहते थे, भेजा कहीं और गया है। तो यहीं से तोड़ने की कोशिश की गई थी सीएम योगी आदित्यनाथ के हौसलों को। तो अब जैसा कि ऋषि मिश्रा ये कह रहे हैं
कि अब 8 जीती थी, इस बार बड़ा मुकाबला गोरखपुर में सीटों पर दिख रहा है। तो जनता का ध्यान कैसा है, जनता के जहन में इस वक्त क्या है? मुद्दों की लड़ाई है या फिर अभी ये जो समीकरण है जात पात का, ये हावी है अभी लोगों पे? बिल्कुल, जैसा कि रितेश जी बोल रहे हैं वो ठीक है कि लड़ाई है। जब तक चुनाव के परिणाम नहीं आ जाते हैं, सभी राजनीतिक दल ये कहते हैं कि हम लड़ाई में हैं। लेकिन अगर मैं ग्राउंड रिपोर्ट की बात करूं, और कम से कम 70 विधानसभा क्षेत्रों में मैं घूमा हूं पिछले 1 महीने में, वहां पे जो सबसे बड़ा जो गरीब वर्ग है, गरीब वर्ग का जो तबका है, उसके लिए जो 5 किलो का राशन, मकान, शौचालय और बिजली, ये उस मुद्दे पे खुल के बोलता है। 2017 और 2019 के चुनाव में वो गरीब वर्ग सिर्फ ये कहता था कि हम इस पार्टी को वोट देंगे, लेकिन वो सरकार की योजनाओं को नहीं गिनाता था। इस बार पहली बार हमने करीब 60 से 70 विधानसभा क्षेत्र मैंने दौरा किया है पूर्वांचल के, और उन विधानसभा क्षेत्रों में मैंने ये देखा है कि जो गरीब तबका है, जो ओबीसी तबका है, वो गिना रहा है कि हमको राशन मिल रहा है, हमको मकान मिला, हमको शौचालय मिल रहा है, हमको ये मिल। तो जो बीजेपी जिस गेम की तरफ आना चाहती थी, उस पे वो अपने मतदाताओं को और गरीब मतदाताओं को लाने में सफल हो गई है। और ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि सबसे अधिक अगर लाइन में लग के कोई वोटिंग करता है तो वो वही तबका होता है। जो हम जैसे लोग या एलिट वर्ग के लोग जो होते हैं, वो जो है सिर्फ बात करते हैं और सोशल मीडिया पे ज्ञान देते हैं। तो ये यथास्थिति है। जहां तक रही गोरखपुर शहर की बात, तो गोरखपुर शहर की एक इतिहास और आपको मैं बताऊं जी, गोरखपुर शहर का इतिहास ये है कि 2002 में ऋषि मिश्रा जी जिस तरह से कह रहे हैं कि टिकटों की जो तकसीम हुई है, टिकट जो बांटे गए हैं, उसमें बड़ा मसला आएगा बीजेपी के लिए। अखिलेश यादव ने गेम खेल लिया है। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूं कि 2002 में जो है बीजेपी ने अपने पार्टी प्रत्याशी उतारा था शिव प्रताप शुक्ला को, और तब योगी आदित्यनाथ ने बगावत करते हुए अपने हिंदू महासभा के टिकट से राधा मोहन दास अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा, और उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को मात दी थी और करीब 16,000 मतों से 2002 में वो जीत गए थे। और भाजपा तब शिव प्रताप शुक्ला को 2002 में तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा था। तो आप इससे सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सीट पे योगी आदित्यनाथ का कितना मजबूत प्रभाव है। जहां तक रही सुभावती शुक्ला की बात, तो सुभावती शुक्ला को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी, मैं आ रहा हूं ऋषि मिश्रा जी, मैं आ रहा हूं, उनके पति जो मिश्रा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। उपेंद्र शुक्ला 2 बार गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद वो प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं, 3 बार। ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें, लेकिन इस बार जो टिकट बांटे गए हैं वो बड़ा दिलचस्प है। ये सामने बीजेपी को देखकर ये सारी चीजें की गई है। उमाशंकर, मिश्रा जी मैं आ रहा हूं, मिश्रा जी मैं आ रहा हूं। उमाशंकर जी, जिस तरह से टिकटों की तकसीम है, टिकट जो बांटे गए हैं, वो बहुत ध्यान में रखकर बांटे गए हैं, क्योंकि एक तो 2 बार का इलेक्शन है और ये कहा जा रहा है कि यहां पर माहौल बदलने की बात हो रही है, मंजर बदल सकता है। तो अखिलेश यादव ने जिस तरह से टिकट बांटे हैं, जैसा कि अभी मिश्रा जी भी कह रहे थे कि जहां पर जिसको देना चाहिए था कम सीटें वहां पर दी गई है, अगर निषाद की बात करें। लेकिन वही खेल जो है अखिलेश यादव ने खेला, देखा पिछले चुनाव की हार क्यों हुई थी, और जात पात की सियासत तो हावी रहेगी। उमाशंकर भट्ट, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर हम संजय निषाद की आप बात कुछ देर पहले करें, तो संजय निषाद ने रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में इलेक्शन के पहले कई बार जनसभाएं की थी और कई बार रैलियां की थी। इससे अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि चूंकि रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो निषादों का एक बड़ा बेल्ट माना जाता है, और यहाँ से ये संभावना जताई जाती है कि संजय निषाद वहां से किसी न किसी निषाद को उठाएंगे। लेकिन जब टिकटों को अगर बंटवारे की सीटों की जब बंटवारे की बात हुई भारतीय जनता पार्टी से, तो हालांकि रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही, क्योंकि वहां से जो सिटिंग एमएलए है वो खुद एक निषाद बेल्ट से आते हैं। लेकिन अगर हम सपा की बात करें, तो सपा ने पूर्व मंत्री जो गोरखपुर के रहने वाले हैं रामभुआल निषाद को मैदान में उतारा है, क्योंकि निषादों का बेल्ट जो होता है और एक निषादों का कैसे वोटों का ध्रुवीकरण हो, कैसे वोट बांटे, या यह एक जो समाजवादी पार्टी की चाल थी उन्होंने सफल कर लिया है कि वहां पे एक निषाद उतारा है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो बरहज विधानसभा से निवर्तमान भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे सुरेश तिवारी,
वो बसपा से वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से। हालांकि इसके पहले भी वो उस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस जो है अपने जो 2012 में चुनाव में जीते थे अखिलेश प्रताप सिंह, उस मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि वो काम के बल पे वो अपनी राजनीति करते हैं। तो कांग्रेस भी एक बहुत अहम चाल चली है कि अखिलेश प्रताप सिंह जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और विधायक भी रह चुके हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। साथ में मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, टिकटों की तकसीम की आपने बात की, दो चीजें। दूसरी चीज ये है कि आप जैसा कह रहे हैं कि दलित वोट बैंक इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है इन दो मरहलों में, दो फेजेस में। बीएसपी कहां है? और इस बार कांग्रेस ने बहुत जोरदार तरीके से मुहिम चलाई और तकरीबन सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है। तीसरी चीज, किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा गरमाया गया है और कोरोना मिसमैनेजमेंट को काफी उछाला गया है। तो क्या ये मुद्दे इस बार हावी होंगे बीजेपी पर? लेकर एक बात करना चाहता हूं, जो आपके रिपोर्टर हैं जी, उनको मैं बताना चाहता हूं कि 2017 से पहले आप देख लीजिए, 2012 हो गया, 2007 हो गया, या उससे जितने भी पहले विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें आप देख लीजिए, गोरखपुर में बीजेपी 3 से 4 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाई है। सिर्फ 2017 में 9 में से 8 सीटें बीजेपी जीती थी। और 2012 का देखिए, 2007 का देखिए, तो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के प्रेजेंस के बावजूद 2017 को सिर्फ छोड़ दें तो बीजेपी का परफॉर्मेंस कोई बेहतर नहीं रहा। नंबर 1। नंबर 2, योगी आदित्यनाथ जब जीते हैं, सिर्फ एक लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो बाकी में सेकेंड रनर जो है निषाद समुदाय से ही जो कैंडिडेट थे वो आते थे। तो सवाल ये है कि निषाद जो है पॉलिटिकली बहुत चार्ज कम्युनिटी है और उनको जिस प्रकार से रिजर्वेशन का आश्वासन दिया गया था बीजेपी की तरफ से 2017 में कि निषाद समुदाय को रिजर्वेशन दिया जाएगा, 5 साल की कार्यकाल पूरा हो गया। आपको लखनऊ में जो अमित शाह जी के रैली में संजय निषाद के उपस्थिति में जो हंगामा हुआ आपको याद होगा। उसके बाद जो है अमित शाह जी ने एक पत्र लिखा योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार को। तो निषाद समुदाय को साधने में मुझे जो लग रहा है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपके एक रिपोर्टर ने भी बताया रुद्रपुर का, और रुद्रपुर में मैं आज कहने जा रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का चांस जीतने का अधिक है, क्योंकि एक तरफ बसपा ने ब्राह्मणों को टिकट दिया है और कांग्रेस राजपूत समुदाय को टिकट दिया है। तो बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है उसमें बसपा और कांग्रेस सेंध लगाने का प्रयास कर रही है। और दूसरे समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मंत्री जो निषाद समुदाय से आते हैं उनका निषादों में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। तो बीजेपी के लिए रुद्रपुर की सीट आसान नहीं होगी। जहां तक आपने मायावती जी की बात की, मायावती जी उत्तर प्रदेश के बड़े नेत्री हैं, बहुत प्रासंगिक है उनकी भूमिका, लेकिन मुझे आश्चर्य लगा कि इस चुनाव में वो उतनी प्रासंगिक नहीं दिखी, एक्टिव नहीं दिखी। लेकिन सवाल उठता है जो 21-22% उनका जो कोर वोट बैंक है उसमें बीजेपी या समाजवादी पार्टी कितना सेंध लगा पाती है। हालांकि 2017 में बीजेपी उनके गैर जाटव दलित तबका में अच्छी खासी संख्या में उन्होंने सेंध लगाया था। लेकिन जाटव मतदाता जिस समुदाय से मायावती जी आती हैं आज भी मायावती जी के साथ खड़ी है, लेकिन 14-15% की वोट बैंक से आप सीट नहीं जीत सकते हैं। लेकिन पूर्वांचल में मुझे उम्मीद है कि बसपा जो है कुछ सीटों पे बहुत ही बेहतर परफॉर्म करेगी। लेकिन चुनाव दो धुर भी है। बीएसपी, एसपी और बीजेपी के बीच में कांग्रेस इस बार बहुत आक्रामक रूप में दिख रही है। तो कांग्रेस का अपना मुस्तकबिल क्या है अब? हालांकि मुद्दे उनके पास भी बहुत हैं। देखिए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ रही हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें सबसे बेहतर नैरेटिव मुझे कांग्रेस का ये लगा। जैसे प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूँ, आधी आबादी को उन्होंने 40% जो वादा किया था टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उसको भी निभाया। लेकिन चुनाव जो है माहौल, चुनाव जीता जाता है माहौल से। और बीजेपी जिस प्रकार से 2 ध्रुवीय चुनाव उत्तर प्रदेश में हो गई है, कांग्रेस फाइट में आती ही नहीं दिख रही है, कुछ सीटों को छोड़ दे तो। और जनता जो है आर पार के मूड में है, या तो बीजेपी के पक्ष में है या बीजेपी के विरुद्ध में है। तो बीजेपी के विरुद्ध में सबसे नियरेस्ट कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। तो चुनाव जो है नेट टू नेट फाइट है। और पूर्वांचल में जिस पॉलिटिकल पार्टी और गठबंधन ने जातीय समीकरण पे अपना जाल ठीक ढंग से बुन लिया, उसको लखनऊ में ताज मिलेगा, क्योंकि पूर्वांचल में कास्ट इक्वेशन बहुत मायने रखता है। ठीक, तो ये तो एक चीज हो गई, लेकिन किसानों का कितना फर्क पड़ेगा? लास्ट पॉइंट, किसानों के मुद्दे पर काफी सियासत हुई है।
देखिए, किसानों का जो मुद्दा था उसका इम्पैक्ट आपको वेस्टर्न यूपी में काफी अधिक थी। और जो खेल का शुरुआत जो वहीं से हुआ। आप बीजेपी यदि मोमेंटम कहीं खोई है तो वेस्टर्न यूपी से फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज में जो इसका इम्पैक्ट था वहीं से बीजेपी मोमेंटम खोई है। और मैं एक चीज कह के खत्म करूंगा, इस बार बीजेपी 200, मुझे लगता है 200 बीजेपी को क्रॉस करने में पसीने आ जाएंगे इस बार, मुझे ऐसा लगता है। लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, आपने बहुत तफसील से इस पूरे मुद्दे पर बात की। रामगोपाल द्विवेदी, आपका भी, उमाशंकर भट्ट, आपका भी, हमारे दोनों नुमाइंदों ने तफसीली रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट दी है। तो बहरहाल कल छठे मरहले की 57 असेंबली सीटों पर चुनाव होने हैं और आखिरी मरहला जो 7वां मरहला है उसमें 54 हलकों के लिए पोलिंग होगी। अब इन 2 मरहलों में तमाम पार्टियों के लिए बड़ा जोर आजमाई का है। किसको कितनी सीटें, किसके कितने उम्मीदवार होंगे, ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। तो खबर खास में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।